नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो समरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो अगर आप पूरे एंड तक देखते हो और अच्छे से समझते हो तो आप भी एक आम इंसान से खास बन सकते हो। वो कैसे, आइए देखते हैं। बहुत बार आप लोगों के मुंह से क्रिएटिविटी ये वर्ड तो सुना ही होगा, जिसे सुनकर शायद आपको लगता है क्रिएटिविटी का मतलब है आर्टिस्ट, पेंटर्स, म्यूजिशियन, एनिमेटर्स एक्सेट्रा। ये जो लोग हैं ये सब लोग क्रिएटिव होते हैं। और शायद आप ये बोलेंगे मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली क्रिएटिविटी का पीछे जो कहानी है वो आप जानेंगे क्रिएटिव कॉन्फिडेंस किताब में, जिसे लिखा है टॉम केली एंड डेविड केली ने। डेविड केली ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन रखी गई थी। और अगर बिजनेस के लिए स्कूल है तो डिजाइन थिंकिंग के लिए भी डी स्कूल है। डिफरेंट फील्ड के लोग यहाँ पे आते हैं जिन्हें क्रिएटिव कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हम क्रिएटिव है या नहीं और क्रिएटिव कैसे बन जाए, तो यहाँ पे डेविड और टॉम के बताया है कि हर कोई क्रिएटिव बन सकते हैं, चाहे आप जिस किसी फील्ड में क्यों ना हो और कोई भी जॉब करते क्यों ना हो और जिस भी पोजीशन पे हो, आप अपने टास्क को क्रिएटिव बना सकते हो। जब आप अपने जॉब में कोई न्यू आइडिया और सॉल्यूशन लोगों के सामने लेके आते हो और बेनिफिट देते हो, तो ये भी आपके एक क्रिएटिविटी है। जैसे मान लो कि आपने कोई ऐसा टूल या सिस्टम क्रिएट किया है जिसे यूज करने में ज़्यादा आसान हो और एफोर्डेबल हो और प्रोडक्टिव हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी मानी जाएगी। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस हमारे अंदर न्यू आइडियाज डिजाइन क्रिएट करने में और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का एबिलिटी का नाम है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने रूटीन जॉब में बिजी रहते हैं, इसीलिए जो भी स्ट्रेटजीज या सिस्टम है उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर कोई बेहतर सॉल्यूशन मिले तो क्या अच्छे नहीं है? अगर कोई ऐसा ब्रिलियंट आइडियाज मिल जाए जिसे सबको फायदा हो, तो इस समरी में आप जानेंगे कि क्रिएटिव कॉन्फिडेंस हमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज देते हैं। और कैसे देते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिप यानी डिजाइन थिंकिंग से क्रिएटिव कॉन्फिडेंस तक। तो डॉग डीटीज जनरल इलेक्ट्रिक में 24 साल से काम कर रहे हैं। आजकल उन्हें जीई हेल्थ केयर के लिए इमरजेंसी सिस्टम डेवलप करने के असाइनमेंट मिला है। एक कंपनी का $18 बिलियन के डिवीजन है। डॉग को न्यू हाईटेक एमआरआई मशीन फिनिश करने में 2.5 साल लगे। हर यूनिट में कहीं $1 मिलियन खर्च आया है। डॉग उस हॉस्पिटल में विजिट के लिए गए हैं जहां पर फर्स्ट यूनिट इंस्टॉल की गई थी। वो एमआरआई टेक्नीशियन से मिले और उनसे पूछा कि आपको ये मशीन कैसा लगा। डॉग ने उन्हें प्राउडली ये भी बताया ये मशीन इंटरनेशनल डिजाइन एक्सीलेंट अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। ये अवार्ड डिजाइन अवार्ड का ऑस्कर पाना चाहते हैं। लेकिन डॉग के बात सुनकर टेक्नीशियन ने सिर्फ ये बोला कि थोड़ा साइड हो जाइए। और तभी वहाँ पर एक पेशेंट आए थे जिसकी स्कैनिंग होनी थी। एक छोटी सी बच्ची थी जिसके अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ा था और वो बहुत ही नर्वस थी। उसे स्कैनिंग करवाते हुए काफी डर लग रहा था। मशीन काफी बड़ी थी, इसीलिए स्कैनिंग के लिए मशीन के अंदर जाना पड़ता था। जब उस बच्ची को एमआरआई के पास ले जाया था तो वो बच्ची रोने लगी। उसके पेरेंट्स उसको हिम्मत जुटा रहे थे, मगर फिर भी बच्ची डर रही थी। इसी बीच एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाया गया था और डॉग को पता चला कि छोटे बच्चे मशीन को देख के बहुत डर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें एमआरआई मशीन के अंदर भेजने से पहले सीटें दिया जाते हैं। और उसी पर डॉग को लगा कि उनका डिजाइन फेल हो गया है। हालांकि उन्हें डिजाइन पर प्राउड था। जिन पेशेंट को रियल में ये प्रोजेक्ट यूज करना है, अगर उसको ये प्रोजेक्ट पसंद ना आए तो फिर क्या फायदा। डॉग इस बात से बड़ी चिंतित होके उनके ये मशीन छोटे बच्चे को डर रही थी। कोई और होता तो शायद वे ज्यादा टेंशन नहीं लेता और अपने बाकी प्रोजेक्ट पे लग जाता। पर डॉग जानती थे कि उन्हें उसका कुछ करना है। उन्हें उनके बॉस ने एडवाइस दे के वो जाकर स्टैनफोर्ड की डी स्कूल में कोर्स करे। ये 1 हफ्ते का कोर्स था जिसे एग्जीक्यूटिव एजुकेशन बोला जाता है। डॉग इस बात को लेकर थोड़ा डाउट थे कि उस कोर्स से क्या उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा, पर उनके बॉस के बात मानकर एक कोर्स करने चला गया। डी स्कूल में डॉग ने क्रिएटिव कॉन्फिडेंस के बारे में सीखा। उन्हें ह्यूमन सिस्टम डिजाइन प्रोसेस के बारे में सीखने को मिला, जिसमें यूजर को नीट
उसके थॉट्स और फीलिंग को डिजाइन की नंबर 1 प्रायोरिटी माना जाता है। यानी जिन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको उनके लिए एक्चुअल में एम्पैथी होना चाहिए। डार्क ने यही सीखा कि किसी भी इंडस्ट्री में ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो लोगों को जीवन में बदलाव ला सकता है। डार्क ने डिसाइड किया कि आप वो एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसे छोटे बच्चे बिल्कुल ना डरे। लेकिन डार्क ये भी जानते थे कि उन्हें एक और नए MRI मशीन बनाने के लिए और फंडिंग नहीं मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने में फोकस किया और उसे एडवेंचर मशीन नाम दिया। डार्क ने स्किनर के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, बल्कि उसे बाहर से ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचा। सिर्फ व्हाइट और मेटल के बदले डार्क ने MRI मशीन को पायलट शिप्स या स्पेस शिप्स के डिजाइन में पेंट कर दिया। जिस मेटल बेड पर पेशेंट को लेटना होता था, उसे भी डेकोरेट करवा दिया। ये सारे इक्विपमेंट थिंग्स का पार्ट बन गए और जो नए स्किनर मशीन बनकर तैयार हुई थी, वो बच्चे को बड़ी मजेदार लगती थी। उन्हें लगता था कि जैसे उन्हें डरावने मेडिकल प्रोसीजर के लिए नहीं, बल्कि किसी अमेज़न पार्क राइड के लिए जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका के अंदर बच्चों के हॉस्पिटल में नॉट डिफरेंट एडवेंचर इंस्टॉल किए गए हैं और जब कोई बच्चे स्कैनर में इंटर करते थे तो MRI मशीन उसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो चुपचाप लेटा रहे, क्योंकि वो एक समुद्री यात्रा पे जाने वाला है या फिर उनका स्पेसशिप टेक ऑफ करने वाला है। इसीलिए अब बच्चों को स्कैनिंग करने के लिए सीटेड करने की जरूरत नहीं होती है और न ही किसी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो अपने मन से खुशी खुशी मशीन के अंदर चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो इस प्रोसीजर के लिए खुद से ही रेडी हो जाते हैं। और ये बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल और GE हेल्थ केयर के लिए किसी विन विन सिचुएशन से कम नहीं है। डार्क का सबसे हैप्पी मोमेंट वो था जब उसने सुना कि एक छोटी सी बच्ची पूछ रही थी, क्या मैं एक और बार MRI स्कैन कर सकता हूँ। उस वक्त डार्क को 100% सेटिस्फेक्शन के साथ फीलिंग हुई थी और उस दिन के बाद डार्क उनके हर प्रोजेक्ट में क्रिएटिव कॉन्फिडेंस और ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन अप्लाई करते थे। अक्सर ये होता है कि प्रोडक्ट्स डिजाइन करते टाइम कहीं ह्यूमन टच छूट जाता है। हम सिर्फ टेक्निकल और बिजनेस साइड पर ही फोकस करते हैं। और जरा ये वेंटाग्राम के बारे में सोचिए, जिसमें 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स हो। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी के लिए, सेकंड वाला सस्टेनेबल बिजनेस के लिए और थर्ड है लोगों के साथ एम्पैथी के फीलिंग के लिए। डिजाइन मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन को तीनों फैक्टर्स के बीच बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। एक ऐसे कॉमन स्पॉट पे हो जहां पर सारे सर्कल्स ओवरलैप हो, क्योंकि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का सीक्रेट यही है। तो फिलिप के बारे में समझने के और जानने के बात करते हैं डेयर की, फ्रॉम फेयर टू करेज। जैसे कि आप सांपों से डरते हो, अगर डरते हो तो पहले आपको एक बार सांप को छूकर देखना होगा और इसे एक दिन आपको सांपों का डर हमेशा के लिए छूट जाएगा। ऐसे सांप को छुआ तो आपको लगेगा कि आप हर काम कर सकते हैं। इस तरह क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में भी 1 स्टेप एट अ टाइम के कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको क्रिएटिव बनाने से रोक रहे हैं? कि आप नए कुछ ट्राई करने से डरते हैं? इसे फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। बिल्कुल सबकी तरह ये फियर तब भी दूर होगा जब तक कि आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। क्रिएटिव जीनियस फेल होते हैं, लेकिन कभी वो लोग ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं। सीक्रेट यही है कि आप अपने मिस्टेक से सीखिए, फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। थॉमस एडिसन फेल होते थे तो बोलते थे, कम से कम तो मुझे ये पता चल गया है कि ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। वो पूरे दिन जितने हो सके उतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे और यही वो चीज है जो लर्निंग प्रोसेस को फास्ट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे ऑथर हमें सलाह देते हैं, पहले क्रिएटिव बनो। ऐसी चीजें आपके लिए चैलेंज होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, एक ट्रेवलर के तरह सोचिए, चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए। न्यू आइडियाज के लिए अपने माइंड को खोलने का जरूरत है। लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस के तलाश कीजिए। नंबर 3, मीडियोक्रिटी से ऊपर उठिए, बेशक टाइम लगे पर एक्सप्लोर करो। नंबर 4, अपने कस्टमर से एम्पैथिक रखो। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले खुद को कस्टमर के जगह पे रख के सोचिए, उनके तरह देखने के, सोचने के और फील करने की कोशिश कीजिए।
नंबर 5, बने बने रूल्स को चैलेंज करे, सबल करने का आदत डाले। इससे आपको प्रॉब्लम को गहराई से सोचने का मदद मिलेगी। एक किताब हमें आगे और बताता है कि बहुत ज़्यादा हमें प्लान करने का ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग तो ये करते हैं, प्लान तो बना लेते हैं लेकिन उसमें एक्शन नहीं लेते हैं, और कोई तो ऐसा करते हैं मल्टीपल प्लान बनाते हैं और करता कोई भी नहीं है। इसीलिए पहले एक प्लान तैयार कीजिए और उसे हाथ से काम करें। हम जितने जल्दी हाथ से काम करेंगे उतने जल्दी हम कुछ मॉडल बना पाएंगे, उतने जल्दी हम कस्टमर को हमारे वो मॉडल दिखा सकते हैं, उतने जल्दी हम कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, और फीडबैक लेने के बाद हम मॉडल को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं और उसे और बेटर बना सकते हैं। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, हमें क्रिएटिवली टीम बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, प्रोडक्ट का विजन बनाने में सोचना पड़ेगा। और आप जब टीम के साथ काम करेंगे तो आपके छोटा बड़ा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से मिलकर सॉल्व कर सकते हैं और आपको अकेलापन भी नहीं लगेगा। और क्रिएटिविटी के रास्ते में फियर ऑफ फेलियर है, यहाँ पे फेलियर के चांस भी है, इसीलिए बहुत लोगों के कॉन्फिडेंस कम हो जाते हैं और वो लोग अपना क्रिएटिव ड्रीम वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, क्या इलोन मस्क, बिल गेट्स कभी फेल नहीं हुए थे? हर इंसान अपने लाइफ में फेल होता है, बल्कि हम तो कहेंगे जितना बड़ा फेलियर उतनी बड़ा सक्सेस। दोस्तों लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, आप सिर्फ प्लान स्टेज पे ना रहे, उसमें काम कीजिए। क्रिएटिव कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं जब हम किसी चीज के लिए एक नया सोल्यूशन, नया आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया को रियल में अप्लाई करते हैं, जिसके हमारे और बाकी के लोगों की जिंदगी बेहतर बन सके। और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं, कौन है, कहां से हैं, क्या करते हैं, क्योंकि आप चाहे तो अपने काम में एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर के क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए और अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी भी सुधारिए। दोस्तों आज के समरी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले समरी में।